हेलो दोस्तों, हम लोग जो सेशन कर रहे हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल का, आज मैं उससे थोड़ा अलग हट के कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। असल में कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमें रिलेटिव प्रोनाउन पे कुछ बता दीजिए, क्योंकि हम लोग का सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है। तो कई बच्चों ने मैसेज किया। अब जाहिर सी बात है, परीक्षा नज़दीक है और आप लोगों को प्रोनाउंस वगैरह पढ़ने ही हैं, ऐसा तो है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर चर्चा कर ली जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब एक सेशन में 20-25 मिनट या आधे घंटे के वीडियो में तो रिलेटिव प्रोनाउन खत्म होगा नहीं, तो हमें फिर इस पर 2-3 सेशंस करने होंगे। तो आने वाले अब जो वीडियोज आपके होंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन संबंधित होंगे। हालांकि हमें पूरा प्रोनाउन पढ़ाना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब एक लंबा चैप्टर है, अब क्रम में आएगा, प्रोनाउन भी आएगा। अब ये विशेष मांग है, बच्चों का एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि रिलेटिव प्रोनाउन पे हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। तो आइए, आप लोग भी, जो लोग पढ़ रहे हैं, आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी इससे फ़ायदा ही होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन ही क्यों, ये आप जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट और कठिन हिस्सा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की ओर। तो आप जब देखेंगे इस चैप्टर का नाम रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव क्लॉज। तो सबसे पहले तो यही समस्या आपके सामने आ गई कि इसको प्रोनाउन भी कहते हैं, इसको क्लॉज भी कहते हैं। अब जब क्लॉज की बात आ रही है तो क्लॉज माने कंजंक्शन, जहां क्लॉज होगा वहां कंजंक्शन होगा। तो ये जो शब्द होते हैं जिनको हम इनके अंतर्गत रखते हैं, वो एक तरफ तो प्रोनाउन का कार्य करते हैं और दूसरी तरफ ये दो क्लॉजेज को, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस भी बनाते हैं। इसलिए एक तरह से ये कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है, या कुछ पुस्तकों में ऐसा मिलेगा, और आप भी ये जान लें कि ग्रामर में एक टर्म यूज होता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ शब्द होते हैं जो एक साथ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करते हैं, उसमें से एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है। कैसे करता है ये आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ। आप देखो जरा, मैं पहले कुछ सेंटेंस लेता हूँ। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि मोहन इज अ डॉक्टर, ठीक। और दूसरा सेंटेंस ले लूं कि मोहन इज माय फ्रेंड। अब ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। अब मोहन डॉक्टर है और मोहन मेरा मित्र है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को चाहूं तो जोड़ के इस प्रकार लिख सकता हूं कि मोहन who is a doctor is my friend। अब देखें जरा, ये दोनों सेंटेंस जुड़कर एक सेंटेंस बन गया। आपने कहा कि मोहन डॉक्टर है, मोहन मेरा मित्र है, तो मैंने लिखा कि मोहन who is a doctor is my friend। मोहन जो डॉक्टर है वह मेरा मित्र भी है। दोनों सेंटेंस जुड़कर एक हो गए। जरा बताइए तो, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने में आपकी सहायता किसने की? हु ने। अर्थात यहाँ हु ने क्या किया? इस मोहन और इस मोहन को रिलेट किया। इस मोहन को रिलेट किया। देखिए, संबंध स्थापित किया। चूंकि ये रिलेट किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव। क्या कहा जाता है? रिलेटिव। और आप बताएं, ये जो हु आया है ये किसके लिए आया है? इस मोहन के लिए। ये दोनों मोहन एक ही तो हैं। जो मोहन डॉक्टर है वही मोहन मेरा मित्र भी है, तो दोनों एक ही हैं। तो ये हु एक तरफ तो इन दोनों मोहन को रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेटिव कहलाएगा। और ये हु आ किसके बदले रहा है? इस मोहन के बदले। और मोहन क्या है?
प्रॉपर नाउन है, एक नाउन है, और जो नाउन के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हु क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब जरा एक चीज बताइए, ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर आपने एक सेंटेंस बनाया, और ये कौन सा सेंटेंस बना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। और यहाँ पर हु इज अ डॉक्टर क्या बना, एक क्लॉज बना। हु इज अ डॉक्टर, इसमें दो क्लॉज है। मोहन इज माय फ्रेंड, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मोहन इज अ डॉक्टर। और जब दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं और वहां पर कोई कंजंक्शन आता तो क्लॉज बनता है। यहाँ पर हु इज अ डॉक्टर एक क्लॉज बन रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, अर्थात ये क्लॉज इससे इसको रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करके क्लॉज भी बना रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज कह सकते हैं। ये चूंकि जोड़ने का कार्य कर रहा है तो इसलिए इस हु को आप कंजंक्शन भी कह सकते हैं। और ये हु इस मोहन के बदले आ रहा है, इसलिए आप इसको प्रोनाउन भी कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच चूंकि ये रिलेशन स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ गए, इसका मतलब हु की बात आई तो और क्या क्या हो सकते हैं, हु हो सकता है, विच हो सकता है, व्हाट हो सकता है, हुज हो सकता है, हुम हो सकता है, दैट हो सकता है। आइए हम इनको लिख डालें। अब सवाल है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप समझ गए कैसे इसको रिलेटिव प्रोनाउन को आप पहचानेंगे। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो देखिए आप जब इसको प्रोनाउन कह रहे हैं तो जो नाउन के बदले आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, या बचपन से सीखे हुए हैं। तो फिर नाउन का कर्ता रूप होता है, कर्म रूप होता है, संबंध रूप होता है, तो प्रोनाउन के भी होंगे। तो इसमें आप इस पर से समझिए, यहाँ आप सब्जेक्ट को लिखें, यहाँ ऑब्जेक्टिव, बल्कि आप इसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहिए, सब्जेक्टिव अथवा नॉमिनेटिव, मतलब कर्ता रूप। दूसरा ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद पसेसिव या पॉजेसिव। ये देखिए, इस तरह से आप लिस्ट जब बनाएंगे तो आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर होगा हु, यहाँ पर हु अथवा हूँ, मैं आगे चर्चा करूंगा दोनों क्यों। यहाँ पर आप लिखेंगे हुज, यहाँ पर वॉट, तो वॉट का ऑब्जेक्ट वॉट ही होता है, इसका कोई पॉजेसिव रूप नहीं होता है। विच, तो यहाँ पर भी विच ही होगा, और इसका पॉजेसिव हुज अथवा ऑफ विच। मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में पर्सन्स के अलावा अन्य चीजों के लिए भी हुज का प्रयोग होने लगा। वो चर्चा आगे होगी, हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दैट, यहाँ पर भी होगा दैट, और इसका कोई पॉजेसिव रूप नहीं होता है। इसके अलावा रिलेट करने के लिए कुछ और भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एज का प्रयोग किया जाता है। हम कभी कभी रिलेट करने के लिए एज का प्रयोग करते हैं, आगे चल के चर्चा होगी। कभी कभी बट का प्रयोग भी होता है, तो एज, बट, इनका प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। ये चर्चा का विषय है, आगे चर्चा होगी। अभी आपके सामने देखिए लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित कर लीजिएगा कि इसमें इसके जिस तरह से प्रोनाउन के रूप चलते हैं, ही, हिम, हिज, दे, देयर, देम, उसी तरह से आप इनके भी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव रूप होंगे। अब किसके क्या होंगे, तो ये नॉमिनेटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव है। आपको ध्यान रखना है कि दैट का और व्हाट का कोई भी पॉजेसिव रूप नहीं होता है, ये केवल जो है इन्हीं के होते हैं। और कभी कभी कुछ खास
कंडीशंस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में हम एज और बट का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। ये हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे, हम इन सब का प्रयोग देखेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी हु का प्रयोग कब, व्हाट का प्रयोग कब, विच का प्रयोग कब, दैट का प्रयोग कब, ऑफ विच का प्रयोग कब, हुज का प्रयोग कब, ये सब चर्चा होंगी। मैंने पहले ही कहा कि ये एक सेशन में नहीं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सामने परीक्षा है तो फिर इसको जरा हम लोग ठीक से डिटेल में देख लें। मैं आपको इनके प्रयोगों की ओर ले जाऊं उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ खास बातें आपको समझ लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज। जैसे पहली चीज, कोई आपसे कहे कि रिलेटिव प्रोनाउन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रिलेट करता है। आपने देखा कि कैसे रिलेट किया। अब कोई आपसे पूछ दे कि ठीक है भैया, ये चूंकि रिलेट करता है इसलिए इसको रिलेटिव कहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये रिलेट किससे करता है, आखिर किससे रिलेट करता है। ये रिलेट करता है तो किससे करता है, तो आपका जवाब होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से रिलेट करता है। आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव प्रोनाउन किससे रिलेट करता है, तो आप कहेंगे कि यह अपने एंटीसीडेंट से रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से रिलेट करता है। अब फिर आपके मन में आया कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट को हिंदी में कहा जाता है पूर्ववर्ती। क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती, अर्थात पहले आने वाला। तो इफ somebody asks you what is antecedent and how a relative pronoun relates itself with its antecedent, the answer is the noun or pronoun which is placed just before a relative pronoun, or the noun or pronoun by which a relative pronoun preceded is known as an antecedent. किसी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन अथवा प्रोनाउन आता है वह उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मैं कहूं कि द बॉय हु इज, आगे में जो भी लिखना हो आपको फोकस यहाँ करना है। इस हु का एंटीसीडेंट कौन है, ये बॉय, ये इसका एंटीसीडेंट है। ठीक है। आप इसी तरह देखिए, जैसे आप कहूं कि द बुक दैट यू डॉट डॉट डॉट, आगे सेंटेंस बात की बात होगी, अभी एंटीसीडेंट पे फोकस करिए। तो इस दैट प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, ये बुक है, ये एंटीसीडेंट है। इस तरह से कुछ भी नाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, सिंगुलर आ सकता है, प्लूरल आ सकता है। आप कुछ भी आप कहते हैं कि द काउ विच वॉज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए, इस विच का एंटीसीडेंट कौन है, ये काउ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सब में नाउन आया। आप यहाँ पर चाहें तो प्रोनाउंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इट वॉज आई हु। देखें जरा, अब यहाँ पर ये जो आई आया, इस हु का क्या है, एंटीसीडेंट है। ये एंटीसीडेंट है। यहाँ पर आई, ये काउ, ये बुक, ये बॉय क्या है, एंटीसीडेंट है। किसका, इस रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट और विच का। और इन्हीं से ये रिलेट करता है, इन्हीं के बदले आता है। आप जब अभी आपने जो दो सेंटेंसेस को जोड़ा था कुछ देर पहले, तो वहां पर सेम नाउन दोनों सेंटेंस में था। तो एक बार मोहन आया और इसी मोहन के बदले यहाँ पर हु आया था, या इसी बॉय के बदले यहाँ पर ये हु आया है। इस बॉय से इसको रिलेट कर रहा है। ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे बदले ही आया हूँ। ये बता रहा है कि मैं इस बुक से कि मैं तुम्हारे बदले आया हूँ। ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे बदले आया हूँ। इसलिए ये जो काउ है, ये जो बुक है, ये जो बॉय है, इस हु का, इस दैट का, इस विच का एंटीसीडेंट। देन
from now, if somebody asks you what is an antecedent, your answer will be the noun or pronoun that is placed just before a relative pronoun is called an antecedent of that particular pronoun. Okay? Now, this is very important. You have to be careful about this antecedent because so many questions have been asked based on this antecedent. So, look at here and listen to me carefully. I'm going to tell you some more important information about this antecedent. देखिए जरा, अब एंटीसीडेंट को आपने पहचानना शुरू कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल, अर्थात इज होगी कि आर, वॉज होगी कि वर, हैज होगी कि हैव, इसका फैसला रिलेटिव प्रोनाउन नहीं करता। अर्थात वहाँ जो हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, व्हाट आएगा, उससे आप तय नहीं करेंगे कि आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल, इज होगी कि आर, हैव होगी कि हैज। इसका फैसला एंटीसीडेंट करता है, अर्थात उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन वो तय करेगा कि वहां आने वाली वर्ब कैसी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, आप संभालिएगा। अगर आप कहेंगे कि द गर्ल दैट वॉज स्टैंडिंग, आगे मैं भी छोड़ दे रहा हूं, सेंटेंस बाद में पूरा किया जाएगा। ये फोकस करिए रूल्स पे, मैंने पहले कहा कुछ खास बातें पहले जान लेनी जरूरी है। अब यहां पर देखिए, यहां पे वॉज आया, इस दैट के कारण नहीं, इस गर्ल के कारण। यहां पर दैट वॉज, तो ये आप ध्यान से देखें, यहां पर ये जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, इस वर्ब को कमांड नहीं कर रहा है। आप देखो, जैसे ही मैं लिख दूं कि द गर्ल्स, जो दैट है ये दोज में बदल जाएगा और तुरंत तब ये वॉज जो है ये वर्ब में बदल जाएगा। देखिए, द गर्ल्स दैट वॉज, द गर्ल दोज वर। अब यहाँ गर्ल्स आया तो वर हो गया, और देखिए दैट दोज हो गया। अच्छा, दैट का प्लूरल दोज होता है, ठीक, आप ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आप दोज यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्या मैंने लिस्ट में आपको दोज लिखाया था? नहीं लिखाया था, इसलिए आप यहाँ पर दोज मैंने जो लिखा ये संभव नहीं है, क्योंकि दैट का दोज प्लूरल तब होता है जब दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जब ये संकेतवाचक नाम के रूप में आता है तब दैट का प्लूरल दोज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट न तो सिंगुलर है न तो प्लूरल, ये बात सब पे। हु न तो सिंगुलर है न तो प्लूरल, विच न तो सिंगुलर है न तो प्लूरल। इनका नंबर से लेना देना नहीं है, इनके ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उससे होगा, इसलिए ये गलती नहीं करनी है। आप दैट को दोज के वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर ये अपने आप में इनका कोई नंबर नहीं होता। आपने कहा द गर्ल दैट वॉज, लेकिन आप कहेंगे द गर्ल्स दैट वर। ये देखिए, यहाँ दैट के बाद वॉज आया था, यहाँ दैट के बाद वर आया, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब इस दैट से नहीं, इस गर्ल से कमांड हो रही है। ये नियम है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट ही तय करता है कि वर्ब कैसी होगी। आप कहेंगे द मैन हु हैज, देखिए यहाँ पर मैन आया तो हैज आया, लेकिन आप कहेंगे द मैन हु हैव। फिर देखिए यहाँ पर हैव आया क्योंकि मैन प्लूरल है, यहाँ पे हैज आया क्योंकि मैन सिंगुलर है। तो
क्या महत्वपूर्ण बात है कि रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम जब वाक्यों में करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके बाद वर्ब आएगी। वो वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल, इसका फैसला स्वयं रिलेटिव प्रोनाउन नहीं करते, बल्कि उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट अर्थात नाउन या प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे दैट हु, दोज हु। अब दैट हु, दोज हु, तो दैट हु, दोज हु, देखिए जहां पे सिंगुलर होगा वहां पे सिंगुलर, जहां पे प्लूरल होगा वहां पे प्लूरल। क्लियर है? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को फॉलो करती है, रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं। अच्छा, बात एंटीसीडेंट की चल रही है तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें आप अगर याद रखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन अक्सर सिर्फ इन्हीं बातों से पूछ ली जाती है। एंटीसीडेंट पर आधारित ही बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, इसको संभालिएगा। अब देखिए, अगली बात यह है कि जो एंटीसीडेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, दे, वी आदि आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होंगे, कर्ता कारक में होंगे, कर्म कारक में नहीं हो सकते। मैं फिर कह रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक में होता है, कर्म कारक में नहीं होता साहब। कहने का मतलब, अगर आपने कहा इट इज आई हु, तो ये करेक्ट है। यदि आपने कहा इट इज मी हु, तो ये इनकरेक्ट है। आप ऐसा नहीं लिख सकते, यहां मी का प्रयोग नहीं हो सकता, हमेशा आई का प्रयोग होगा। आप कहोगे इट वॉज ही हु, तो ये राइट है। देखिए, अगर आपने कहा इट वॉज हिम हु, तो ये रॉन्ग है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरी सावधानी आपको याद रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा कर्ता कारक में होता है, कर्ता कारक में होता है, कर्म कारक में नहीं होता। अर्थात वहां तो भाई नाउन का तो कर्ता और कर्म रूप एक ही होता है। राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा, श्याम का ऑब्जेक्ट श्याम ही होगा, राधा का ऑब्जेक्ट राधा ही होगा, इलाहाबाद का ऑब्जेक्ट इलाहाबाद ही होगा, प्रयागराज का प्रयागराज ही होगा। अब प्रयागराज हो गया है, वो आदत पड़ी है, धीरे धीरे जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप आई लेकर आएंगे, ही लेकर आएंगे, शी लेकर आएंगे, दे लेकर आएंगे, वी लेकर आएंगे, तो वहां कभी दे का देम नहीं हो सकता, वी का अस नहीं हो सकता, ही का हिम नहीं हो सकता, शी का हर नहीं हो सकता। ठीक, इट का इट ही होता है, इसमें कोई टेंशन है नहीं, वन का वन ही होता है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हमेशा नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक में होना चाहिए, कर्म कारक में नहीं। गॉट इट? अब देखिए जरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप लिखेंगे तो एक बात और, इससे जुड़ी हुई एक बात और, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है वो हमेशा कर्ता कारक में होता है। ये बात मैंने अभी आपसे कही। इसका मतलब न तो कर्म कारक में होगा, न तो वो पजेसिव में होगा। अर्थात आप जब किसी नाउन को एंटीसीडेंट के रूप में लेकर आएंगे तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके नहीं लिखेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके नहीं लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाती है, अर्थ का अनर्थ निकलने लगेगा। ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जब आता है तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखो क्या गड़बड़ी होगी, इसे मैं लिख दूं कि दिस इज मोहन्स डॉग, who is my best friend। अब देखिए जरा, अब ये चुटकुला बन गया।
अब आप करें कि दिस इज मोहन्स डॉग हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस वाक्य का अर्थ बड़ा अटपटा निकल रहा है। अब यहां पर ये जो हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन, ये तय करना मुश्किल हो गया। यहां एपोस्ट्रोफी एस लगाने के चलते अब ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि हु इस डॉग को रिलेट कर रहा है कि इस मोहन को। गाड़ी फंसी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये डॉग आया है तो विच लिख दीजिए, विच लिख दीजिए, ऐसा कुतर्क करते हैं। आप बताओ, मैं विच लिख दूंगा तो भी तो बात बिगड़ी हुई है साहब। ठीक है, हम जानवरों को पालते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन भाषा कहती है कि मित्र तो कोई मनुष्य होना चाहिए ना। आपका बेस्ट फ्रेंड मोहन है कि उसका कुत्ता है? सवाल ये है कि मोहन का कुत्ता मोहन का बेस्ट फ्रेंड होगा ना, अगर होगा भी तो जिसका पालतू है उसका होगा। वैसे भी लॉजिकल है। सवाल सीधा सा है कि जानवर हमारे मित्र हो सकते हैं, होते नहीं हैं। हम उन्हें बनाते हैं, पालते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन उनको फ्रेंड कहना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यह मोहन, ठीक है, का कुत्ता है जो मेरा अच्छा दोस्त है। कौन मेरा अच्छा दोस्त है? मोहन मेरा अच्छा दोस्त है और ये उसी मेरे अच्छे दोस्त का कुत्ता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफी लगने के चलते पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया है। इसलिए आप इस सेंटेंस को रॉन्ग है। इस तरह के सवाल कई बार बेटा आ चुके हैं, खासकर कन्हैया बाबू, कन्हैया मौर्य जी ने मैसेज किया था कि सर रिलेटिव प्रोनाउन पे एक सेशन करिए। तो एक से तो होगा नहीं बेटा, कई करने पड़ेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, आप इसको लिखोगे कि दिस is the dog of Mohan who is my best friend। देखिए साहब, अब सीधा हो गया कि नहीं हो गया कि यह मोहन का कुत्ता है जो मेरा अच्छा दोस्त है। कौन मेरा अच्छा दोस्त है? मोहन। अब देखो, अब ये हु इस मोहन को रिलेट करने लगा। अच्छा, आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन को एपोस्ट्रोफी एस में रखेंगे तो ये समस्या खड़ी होगी। हमेशा हमेशा अटपटा मीनिंग निकलेगा, दोहरा अर्थ निकलेगा, एम्बिगियस हो जाएगा, द्विअर्थी हो जाएगा। आप तय नहीं कर पाओगे कि बात किसकी हो रही है। इसलिए साहब आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने क्या क्या बताया? पहली चीज कि एंटीसीडेंट क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसी एंटीसीडेंट से रिलेट करता है, इसलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब उस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा वही तय करेगा कि वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर के प्लूरल, अर्थात हु के बाद, दैट के बाद, विच के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी। तीसरी चीज कि वो एंटीसीडेंट अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू एटसेट्रा। अब यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, वहां टेंशन की बात नहीं है। इट का इट ही होता है, वहां भी टेंशन की बात नहीं है। समस्या कहाँ होगी? जब ही आएगा, शी आएगा, वी आएगा, दे आएगा, तो हमेशा दे होगा, देम नहीं होगा। ठीक है। अगली बात क्या कि अगर कोई नाउन आया है एंटीसीडेंट के रूप में, उसके साथ एक और नाउन आया है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर एक पर्सन है और एक एनिमल या थिंग है, ये भी ध्यान रखना है। अगर वो दोनों पर्सन होंगे तब समझिएगा मोहन्स ब्रदर ना, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड तो चलेगा, मोहन का भाई जो मेरा, तो वहां भी कंफ्यूजन है। वहां भी आप स्पष्ट करना चाहेंगे किसको करना चाहते हैं। अब ही इज मोहन्स ब्रदर हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो फिर यहां भी कंफ्यूजिंग है कि ब्रदर भाई है कि मोहन भाई, इसलिए क्या कहोगे? ही इज द ब्रदर ऑफ मोहन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप ब्रदर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और किसका ब्रदर है? मोहन का, अर्थात आप मोहन को जानते हैं, यह उसका भाई और मोहन मेरा अच्छा दोस्त है। इसका ख्याल रखिए। यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। एक छोटी सी बात है, वीडियो सेशन बहुत लंबा ना हो ये भी ध्यान रखना है। इसमें बहुत सी बातें मैंने शुरू किया है तो फिर इसको मकाम तक लेके जाऊंगा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त करने के बाद ही मैं फिर वो पिछले सेशंस जो हो रहे थे उन पे लौटूंगा। जो मेरे मित्र रुचि ले रहे थे थोड़ा क्षमा करेंगे, बच्चों का एग्जाम है तो वैसे भी आपके लिए भी सबके लिए लाभदायक है और जो मिले उसको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज और समझ लेने की जरूरत है। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि अभी आपने लिखा कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हु होगा, हुम होगा,
ये सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, तो हु का हु होगा तब तो आप पहचान लेंगे। लेकिन मैंने लिस्ट में लिखा था कि हु का ऑब्जेक्ट हु भी हो सकता है। कैसे, ये चर्चा का विषय है, आगे चर्चा होगी। व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट ही है, दैट का ऑब्जेक्ट दैट ही है। तो फिर ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम कैसे पहचाने कि दैट सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अगर हु ही आया हो, आजकल हु का प्रयोग दोनों रूपों में हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में हो रहा है, तो फिर हु वहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचाने। व्हाट या विच सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचाने। तो बहुत साधारण सा नियम है दोस्त, आज आप इसको देख लीजिए, फिर कभी गलती नहीं होगी। देखो, आप जब भी कोई सेंटेंस देख रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो रिलेटिव के ठीक बाद अगर वर्ब आती है, अगर रिलेटिव के ठीक बाद वर्ब आती है, तो जो रिलेटिव होता है ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप जैसे कहेंगे कि द मैन हु हेल्प्ड मी इज योर फ्रेंड। ये द मैन हु हेल्प्ड मी इज योर फ्रेंड। अब यहां पर देखिए, इस हु के बाद क्या आया, हेल्प आया, वर्ब आई, इसलिए आप ये हु क्या है, सब्जेक्ट है। आप इसको तोड़ोगे तो इसमें दोनों के दोनों देखो, आप कहोगे अ मैन हेल्प्ड मी, मैन सब्जेक्ट हुआ, दैट मैन इज योर फ्रेंड। फिर देखिए दैट मैन या फिर मैन सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए, जब भी रिलेटिव के ठीक बाद वर्ब आएगी तो ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर इस रिलेटिव के बाद कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आता है साहब, अगर इस रिलेटिव के बाद कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आता है तब ये ऑब्जेक्ट होता है। कोई टेंशन नहीं, आसानी से तब ये ऑब्जेक्ट होता है। मैं इसी सेंटेंस को फिर से लिख रहा हूं, देखिए। अब मैं कहूं या कुछ और ले लीजिए, दैट का एग्जांपल लेते हैं। देखो कि दिस इज द बुक दैट मोहन, आज मोहन जुबान पे चढ़ गए हैं, बुरा मत मानिएगा, गेव मी। ठीक है, दिस इज द बुक दैट मोहन गेव मी। अब देखो, यहाँ दैट के बाद क्या आया, मोहन आया, नाउन आया, यहाँ पे दैट क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसको तोड़िए तो ऑब्जेक्ट में आएगा कि दिस इज द बुक। ठीक है, दिस इज द बुक, ये किताब है ना। मोहन गेव मी दिस बुक, मोहन गेव मी दिस बुक, मोहन गेव मी दिस बुक। इसे किसने दिया, मोहन ने दिया। किसे, मुझे। क्या दिया, किताब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दैट के बाद मोहन आ गया, अभी दैट ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत आसान सी बात है, जब दैट के बाद, विच के बाद, हु के बाद, ठीक है, कोई वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कुछ भी, गो, प्ले, रिड, मतलब चाहे ऑक्सिलरी वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, तो ये जहां पर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर यहाँ पर दैट का मैं कहूँ कि द बुक दैट इज ऑन द टेबल, अब देखो, अब मैं कहूँ कि द पेन, चलो बदल देता हूँ, बुक की जगह पेन करता हूँ, द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। टेबल पर जो कलम है वह मेरी। अब देखो, यहाँ दैट के बाद क्या आया, इज, वर्ब आई। अब यहाँ पे दैट क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत आसानी से एक चीज और, कि आप वर्ब आएगी, जब वर्ब आएगी दैट के बाद, हु के बाद, विच के बाद, तो सब्जेक्ट मानेंगे, और जब नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट मानेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद ये आते हैं तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेपोजिशन किसी, ध्यान नहीं दिख रहा होगा, ओके, मिटाने दीजिए मुझे। आप जब किसी प्रेपोजिशन के बाद इसको लिखेंगे, अगर कोई प्रेपोजिशन आया है और इस प्रेपोजिशन के बाद रिलेटिव जब आता है तो ये रिलेटिव
ये रिलेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है साहब। जैसे आप टू मी लिखते हैं, फॉर यू लिखते हैं, बाई अस लिखते हैं, तो वहां पर देखिए बाई के बाद, फॉर के बाद, टू के बाद जो अस आया, मी आया, वो ऑब्जेक्ट है। वैसे ही किसी प्रेपोजिशन के बाद जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। आप फॉर दैट, बाई दैट नहीं लिख सकते। अच्छा, आगे आपको दिखाऊंगा मैं। अब इसमें लंबी लड़ाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार अध्याय है। बच्चों ने मांग की है तो ठीक है, अब इसको पढ़ ही लिया जाए। आपको जिसे अब मैं आप कहो लिखोगे फॉर whom अथवा एट विच। देखिए एट विच, अब यहाँ देखिए एट विच, फॉर whom, ये क्या है। अब यहाँ पर whom देखिए, आप who नहीं लिख सकते, आपके प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो एट विच में अब विच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप कोई एक सेंटेंस लिख लो, जब आप सेंटेंस लिखेंगे और एक प्रेपोजिशन इसके बाद आएगा, देखो आप कहोगे कि देयर इज नो चेयर ऑन, या इन भी आ सकता है, डिपेंड करता है। आर्म चेयर होगी तो इन आएगा, सामान्य चेयर होगी तो ऑन आएगा। मैं दोनों लिख दे रहा हूं। There is no chair on या in which I can sit। ठीक है, I can sit। There is no chair on which या in which I can sit। यहाँ पर कोई कुर्सी नहीं है जिस पर मैं बैठ सकूं या मैं बैठ सकता हूं। देखिए अब यहाँ पर इन या ऑन आ गया तो जो विच क्या है, अब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने आपको प्रेपोजिशन का बहाना तो किया, लेकिन देखो यहाँ पर भी फिर वही बात लागू हो रही है जो मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के आने से ये आसान तो हो गया पहचानना कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो मैंने बताया वो देखो यहाँ लागू है। देखो विच के बाद क्या आया है, आया प्रोनाउन ना। क्या कहा मैंने कि जब भी रिलेटिव के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ प्रेपोजिशन आएगा तो वो तो ऑब्जेक्ट होगा ही, लेकिन इसके ठीक बाद यहाँ पर देखिए चूंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, जब भी ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आएगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी साहब, इनको पहले समझना जरूरी था। इनको समझे बिना रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोगों की ओर मैं जाता तो शायद मुझे कठिनाई होती आपको समझाने में, आपको कठिनाई होती समझने में। तो आगे मैं अब एक एक करके नेक्स्ट सेशन में, मैंने पहले ही बताया कि इसमें कम से कम 2-3 सेशन 4 भी लग सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ लिया जाए।